आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी 100 साल पहले थी। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। ये कहानी एक बहुत सीधा लेकिन बहुत मुश्किल सवाल पूछती है कि जब कर्तव्य और भ्रष्टाचार, जब धर्म और धन आमने सामने हो तो आखिर में जीतता कौन है। और इस कहानी को लिखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी की यही तो खूबसूरती थी। वो समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों को, बड़े बड़े नैतिक सवालों को बहुत ही आम किरदारों और छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमारे दिल तक पहुंचा देते थे। घबराइए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी के बीच में मैं कहाँ से आ गया। तो दरअसल मैं आपकी कहानी को इंटरप्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको एक जानकारी देने के लिए आया हूँ कि अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इस कहानी का अगर आप सार जानें कि दरअसल क्यों लिखी गई ये कहानी नमक का दरोगा, और नमक का दारोगा ही क्यों कहा गया इस कहानी को, और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने आखिर क्या सोचा कि एक कहानी नमक के ऊपर लिखनी पड़ गई, है ना। थोड़ी लॉजिक की बात है। तो आपने एक आंदोलन सुना होगा, आंदोलन बहुत चले भारत में, आपने देखा होगा भारत की आज़ादी के लिए ढेर सारे आंदोलन किए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में, और महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन और भी चलाया था। ढेर सारे आंदोलन हैं आपके, ठीक, चाहे वो अहमदाबाद मीन आंदोलन हो, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन हो। इनमें से एक आंदोलन आपने सुना होगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा दरअसल अगर आप अपने दिमाग पर जोड़ डालें तो आपको याद आएगा कि किससे रिलेटेड है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ये नमक से रिलेटेड है। और आपको बखूबी याद होगा कि नमक से रिलेटेड है तो गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी दांडी गए, 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की आपने, और जाकर के वहाँ क्या किया आपने नमक बनाया। और आप एक चीज़ और देखेंगे, नमक कानून तोड़ा गया। नमक के ऊपर कानून, इसका मतलब है नमक के लिए कानून बनाए गए थे। जी हाँ, नमक के लिए कानून बनाया गया था। ये बात है दरअसल सन 1882 ईस्वी की। आप सबको मालूम है नमक कानून कि आप बहुत अच्छी से जानते हैं कि गांधी जी ने जो है दांडी की पैदल यात्रा की थी 1930 ईस्वी में। तो क्या आपको ये भी मालूम है कि गांधी जी ने आखिर वो जो नमक के लिए दांडी यात्रा की थी, ये कानून कब से चल रहा था? जी हाँ, ये 1882 ईस्वी से चल रहा था। और ये नमक कानून भारतीयों पर एक पिशाच की तरह बैठ करके राज कर रहा था। और 1880 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है ना लॉजिक। तो 1880 से लेकर के मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 1836 यानी अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश का शासनकाल देखा है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश के शासनकाल में उन्होंने नमक का कानून भी देखा है, और नमक के कानून से प्रभावित होने वाले भारतीयों को भी देखा है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी गांधी जी की तरह आंदोलन तो नहीं करते हैं। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह विरोध करके आंदोलन करके विरोध करते हैं अंग्रेजों का, और मुंशी प्रेमचंद जी लेखक हैं तो अपनी कलम के माध्यम से विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नमक का दारोगा कहानी को लिखा है। और ये नमक का जो दारोगा है, ये कहानी इसीलिए जो है रिलेट करती है गांधी जी से, इसीलिए रिलेट करती है ब्रिटिश शासनकाल से, और इसीलिए रिलेट करती है मुंशी प्रेमचंद जी से। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसलिए अब आप सोच सकते हो कि नमक का जब कानून बनाया गया 1882 ईस्वी में, तो यानी कहने का मतलब ये था कि अब भारतीयों पर नमक के लिए जो है कानून आ गया, यानी नमक यूज़ करने के लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आप स्वयं का नमक नहीं बना सकते, स्वयं का नमक बेच नहीं सकते, यानी नमक बेचने, खरीदने और कहने का मतलब यह है बनाने पर, सब पर क्या किया था ब्रिटिश सरकार ने? रोक लगा दी थी। यानी कि नमक का रेट ब्रिटिश सरकार तय करेगी, नमक कितना बनेगा ब्रिटिश सरकार तय करेगी, नमक कहाँ बिकेगा ये भी ब्रिटिश सरकार तय करेगी। सोचिए कितना बड़ा अंकुश लगाया हुआ था। तो इस सारी चीज़ें, इन माहौल को कौन देख रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? मुंशी प्रेमचंद जी। और जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, उस माहौल को देखते हैं कि किस प्रकार से कितना दबाव था, तो इसलिए नमक की कालाबाजारी शुरू होने लगी। लोगों ने खूब धन कमाया, पैसा कमाया, और ब्रिटिश सरकार के हाथ से समझ लो ये सब कुछ जा रहा था। उन्होंने कहा हम टैक्स लगा रहे हैं, फिर भी हमारे हाथ में संतुलन नहीं है नमक का, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए कमेटी बनाई, उसके लिए महकमे बना दिए, दरोगाओं को नियुक्त किया कि इसकी क्या ना हो सके, कालाबाजारी ना हो सके। आज उसका छोटा सा एक रूप आप देखते हो ईडी के रूप में। इलीगल पैसा, इलीगल धन को रोकने के लिए कौन क्या बनाया, क्या गठित किया गया भारत सरकार के द्वारा? ईडी, सीबीआई जांच के लिए। उसी प्रकार से नमक के इलीगल व्यापार, कालाबाजारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने महकमा नियुक्त किया। उसमें दरोगा लोगों की नियुक्ति की गई, सिपाहियों की नियुक्ति। वो स्पेशल अलग होता है, जैसे आज वन विभाग अलग है, ठीक है, आपकी सिविल पुलिस अलग होती है। इसी प्रकार से एक और पुलिस बनाई गई थी नमक की। अजीब लगता है सुनने में। जी हाँ, ये बात सच है, इतिहास में दर्ज है, इस बात को पढ़ लीजिएगा। तो वो जो है, तो वो एक किस प्रकार से एक दरोगा आता है, नियुक्त होता है, वंशीधर नाम है दरोगा जी का, नियुक्त होते हैं, ठीक, और किस प्रकार से वो अपनी कर्तव्य निष्ठता को निभाते हुए नमक पकड़ते हैं
इस पूरा जो है, इस पूरे को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने खूबसूरती से दर्शाया है। आप इस कहानी में आगे पढ़ेंगे आई होप। और इस कहानी में जो है नमक का दरोगा जो है फिर नमक की वैल्यू को दर्शाया गया है। और लास्ट में 1930 में दांडी यात्रा, दांडी मार्च, उसी नमक के कानून को, उसी नमक के इलीगल टैक्सेस को महात्मा गांधी जी के द्वारा रोकने के लिए दांडी यात्रा की जाती है। 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। उसके बाद जाकर के 1930 ईस्वी में नमक के कानून को तोड़ा जाता है। यह एक संदेश था ब्रिटिश सरकार को कि हमने तो अब शुरुआत कर दी है, जिससे भारतीयों में क्या हुआ, जज्बा आ गया कि जब गांधी जी तोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों के नए नियम, जो भी नियम आते उनको भारतीयों क्या करते थे, तोड़ देते थे। ये शुरुआत हो गई थी वहाँ से। लेकिन आप देखो, गांधी जी से पहले भी किसी व्यक्ति ने शुरुआत कर दी थी इसकी, वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसीलिए नमक का दरोगा है। आई होप अब आगे की कहानी आप बहुत मन से सुनेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले कहानी की दुनिया को समझेंगे, फिर मिलेंगे उसके ईमानदार हीरो वंशीधर से, देखेंगे ईमानदारी और भ्रष्टाचार की वो जबरदस्त टक्कर, और फिर जानेंगे कि उसूलों पर चलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ भी है, उस पर भी बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये कहानी आज भी हमें क्या सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा उस दौर में जब ये कहानी लिखी गई थी, यानी ब्रिटिश हुकूमत वाला भारत। जरा सोचिए, उस जमाने में सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, नमक विभाग। अब नमक तो हर घर की जरूरत है और सरकार ने उसी पर टैक्स लगा दिया। बस फिर क्या था, ये डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया। यहाँ नौकरी पाने का मतलब था खजाना हाथ लगना, क्योंकि तनख्वाह तो बस नाम की थी, असली कमाई तो ऊपरी आय यानी रिश्वत से होती थी। और इसी रिश्वत और बेईमानी के माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो मुंशी वंशीधर की। एक ऐसा नौजवान जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। वंशीधर पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, पर घर की हालत अच्छी नहीं। खैर, उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। जब वो घर से निकल रहे होते हैं तो उनके पिता उन्हें बड़ी काम की, मतलब दुनियादारी वाली सलाह देते हैं। वो कहते हैं, बेटा, ये जो महीने की तनख्वाह है ना, ये तो पूर्णिमा के चांद जैसी है। एक दिन पूरी दिखती है और फिर घटते घटते गायब हो जाती है। असली कमाई तो ऊपरी आय है, उस पर नजर रखना। लेकिन वंशीधर ने तो कुछ और ही ठान रखा था। और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार और तनावपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। वो लम्हा जब वंशीधर के उसूलों की सीधी टक्कर होती है उस दौर के सबसे बड़े भ्रष्टाचार से। हुआ यूं कि सर्दियों की एक रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। दरोगा वंशीधर अपनी चौकी पर सो रहे थे, तभी उन्हें नदी की तरफ से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो चौकन्ने हो गए, इतनी रात को कौन सी गाड़ियां? उनका कर्तव्य जागा और वो फौरन नदी की ओर बढ़ गए, ये देखने की आखिर माजरा क्या है। तो वहां जाके पता चला कि ये गाड़ियां थीं पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे बड़े, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर आदमी। उन्हें पैसे की ताकत पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि लक्ष्मी जी के आगे सब झुकते हैं और हर इंसान की एक कीमत होती है। जब वंशीधर ने उनकी गाड़ियां रुकी तो पंडित अलोपीदीन बड़े बेफिक्र होकर उनके पास आए। उन्हें लगा ये मामूली सा दरोगा है, इसे भी खरीद लेंगे। उन्होंने जेब से 1000 रुपए निकालते हुए कहा, इसे रखिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन वंशीधर ने साफ इनकार कर दिया। पंडित अलोपीदीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोली बढ़ानी शुरू की, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 और बात पहुंच गई 40,000 रुपए पर। 40,000! जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी, एक पहाड़ जितना पैसा। पर वंशीधर का ईमान उस पहाड़ से भी ऊंचा था। वो चट्टान की तरह डटे रहे। 40,000 की पेशकश को ठोकर मारते हुए वंशीधर ने अपने सिपाही को पूरी ताकत से हुक्म दिया, बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी दोस्तों, ये धन के अहंकार पर धर्म की, भ्रष्टाचार के ऊपर कर्तव्य की एक शानदार जीत थी। तो जब एक अकेला ईमानदार इंसान इतने बड़े और ताकतवर सिस्टम से टकराता है तो क्या होता है? अब वंशीधर की असली परीक्षा शुरू होती है। उन्हें अपनी ईमानदारी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगले दिन जब पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत लाया गया तो शहर में हंगामा मच गया। लेकिन अदालत में तो पूरा खेल ही पलट गया। पैसे के जोर पर वकील, गवाह सब खरीद लिए गए। नतीजा, पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सारा का सारा इल्जाम डाल दिया गया वंशीधर पर। और हफ्ते भर के अंदर उनकी नौकरी से बर्खास्तगी का खत भी आ गया।
ईमानदारी का इनाम मिला बेइज्जती और बेरोजगारी। जब ऐसा लगने लगता है कि बस कहानी खत्म, बेईमानी जीत गए और सच्चाई हार गए, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। वंशीधर टूटे दिल से अपने घर पर बैठे थे। अचानक उनके दरवाजे पर एक शानदार सजा धजा रथ आकर रुका और उसमें से कौन उतरा? पंडित अलोपी दीन। वंशीधर के पिता तो घबरा गए। उन्हें लगा कि ये अब हमें और जलील करने आए हैं, पर मामला कुछ और ही था। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आज तक पैसे से सबको सिर झुकाते देखा है। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपने धर्म से हराया है। और फिर उन्होंने वंशीधर के सामने एक प्रस्ताव रखा, अपनी सारी जमींदारी का परमानेंट मैनेजर बनने का। सोचिए, जिस ईमानदारी को वो खरीद नहीं सके, अब उसी ईमानदारी को वो नौकरी पे रखना चाहते थे। तो आखिर में ये कहानी हमें बताती क्या है? इसका वो गहरा संदेश क्या है जो आज भी हमारे लिए इतना जरूरी है? ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, शायद उस पर आपको अकेले भी चलना पड़े, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। वंशीधर ने अपनी नौकरी खोई, लेकिन उन्होंने वो इज्जत और वो पद हासिल किया जो उन्हें भ्रष्टाचार से कभी नहीं मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात, पंडित अलोपी दीन जैसे बेईमान आदमी को भी यह समझ आ गया कि अपना साम्राज्य चलाने के लिए आपको एक ईमानदार इंसान की ही जरूरत पड़ती है। और यहीं हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। प्रेमचंद की ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर क्या आज के समय में, जहां चारों तरफ लालच है, दबाव है, क्या वहां वंशीधर जैसी अटूट ईमानदारी मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और हिंदी की साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।